हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 4 जनवरी और शुरू करते हैं प्लिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हेफा को लेकर है। अभी क्यों न्यूज में है? जब ये हेफा बना था, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, तब इसका टारगेट ये था कि इसे 2022 तक 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो हमारे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, आईएससी। इन इंस्टीट्यूट को फंड करना ताकि इन इंस्टीट्यूट में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो पाए, अच्छे टीचर्स के एक्सेस हो पाए, इनका कैंपस अच्छा रहे, साथ ही साथ नए कोर्सेस आए। ठीक है, तो ये पूरा मकसद था ताकि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, वो भी वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छी पोजीशन हासिल कर सके। हो क्या रहा था कि जो टॉप 200 की जो रैंक आती है ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के, उसमें इंडिया की कोई यूनिवर्सिटी आती नहीं है। एक या दो आती, वो भी सबसे लास्ट में होती है। तो ये वाकई सोचने की बात है कि हमारे देश की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वो क्यों इतना पुअर परफॉर्म कर रही है वर्ल्ड रैंकिंग में। तो इन्हें इनकी रैंकिंग सुधारने के लिए इन्हें इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्डअप कर सके, ताकि ये और अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। तो इसी के लिए 2016-17 का जो बजट था, उसमें ये अनाउंस किया गया था कि एक एजेंसी बनाई जाएगी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, जो कि इन इंस्टीट्यूट को फंड करेगी। तो हेफा क्या है? तो ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, एनबीएफसी है ये। और ये जॉइंट वेंचर किसके बीच में? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और केनरा बैंक। ये एक पुलिस का फैक्ट है। यहाँ से अगर यूपीएससी पूछती है कि ये जॉइंट वेंचर किन किन दो एंटिटीज के बीच में है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और केनरा बैंक के बीच का ये जॉइंट वेंचर है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करना। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है कि इसका जो प्रीमियम होगा लोन्स का, वो तो इंस्टीट्यूट भरेगी, बट जो इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट भरेगी। और ये एजेंसी कहां से पैसे लाएगी? ये मार्केट से बोरो करेगी। और अभी जो राइस की जो स्कीम थी, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन एजुकेशन, जो स्कूल लेवल पे होती है, उनको भी अब ये एजेंसी इन्वेस्ट करेगी, फंड करेगी। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो टारगेट रखा था 1 लाख करोड़ का 2022 तक, वो कम पड़ रहा है। रीजन क्या है? सबसे पहली बात, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईटी है, वही लोन नहीं लेना चाह रही। ऐसा क्यों? क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का एग्जांपल देखिए। इसने अब आईआईटी बॉम्बे ने जो लोन लिया है हेफा के थ्रू, अब उसमें हो क्या रहा है कि इसको अब अपनी फीस बढ़ानी पड़ गई आईआईटी बॉम्बे को। क्यों? क्योंकि आपको जो लोन लिया है वो रीपे करना है, और जो आपने फीस हाइक करी उसमें स्टूडेंट का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट अब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रीमियम तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करेगी? सिर्फ आपका इंटरेस्ट पे करेगी। लोन की अमाउंट तो आपको चुकानी पड़ेगी। वो चुकाने के लिए आपको इंटरनल रिसोर्सेस से आपको पैसे जनरेट करने पड़ेंगे, रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। तो एक क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि इससे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उनका जो मेन फोकस है कि आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। अब जो आईआईटीज होती है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन अब इस बात पे ध्यान दे रहा है कि कैसे और रेवेन्यू जनरेट किया जाए, क्योंकि जो लोन लिया उसे चुकाना भी है। और कोविड टाइम पे इनको फंड करंट देखने को मिला था, और 2020 में फंडिंग पैटर्न में भी कुछ चेंजेस आए हैं। इसलिए जो हेफा का जो टारगेट था 1 लाख करोड़ का, वो कम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूपीएससी में हेफा को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज वासेनार अरेंजमेंट को लेकर है। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया ने इसकी अब चेयरमैनशिप ले ली है 1 साल के लिए। अभी 2023 का जो ईयर है, इसमें इंडिया वासेनार अरेंजमेंट में चेयरमैनशिप का रोल निभाएगा। अभी वासेनार अरेंजमेंट क्या है? ये एक टाइप का ऐसा रिजीम है जो कि एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, जो कि जितने भी कन्वेंशनल वेपन और जो ड्यूल यूज गुड्स हैं, उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है। इसी को वासेनार अरेंजमेंट बोला जाता है। इसमें होगा क्या इस अरेंजमेंट से? कि आपको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी पड़ेगी कि आप ऐसे कोई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हो जिसका मिलिट्री भी यूज हो सकता है और सिविल यूज भी हो सकता है। आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सिविल यूज से, बाद में अगर वो कंट्री मिलिट्री यूज करती है, तो इसीलिए ऐसी टेक्नोलॉजी का जो एक्सपोर्ट होता है, उस पर नजर रखना जरूरी है। तो ये वासेनार अरेंजमेंट कब फॉर्म हुआ था? ये जुलाई 1996 में हुआ था। इसके फिलहाल 42 मेंबर्स हैं, और यूएनएससी के जितने भी परमानेंट मेंबर हैं, वो सब इसके मेंबर है एक्सेप्ट चाइना। तो ये बात हमें याद रखनी होगी कि चाइना इसका मेंबर नहीं है। चाइना इसके मेंबरशिप की बात कर रहा है, पर अभी तक इसको मेंबरशिप मिली नहीं है। तो इसी के साथ साथ एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी होता है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मतलब क्या होता है? जितने भी केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, तो उसके यूज को कंट्रोल करना, उसके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का काम है। इंडिया ने इसकी भी मेंबरशिप ले ली है। तो इंडिया अभी किसका मेंबर नहीं है? इंडिया अभी एनएसजी का मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अभी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन अभी तक नहीं किया है, इसीलिए एनएसजी का ये मेंबर अभी तक बना नहीं है। वासेनार अरेंजमेंट का सेक्रेटरीट कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसकी जो मीटिंग होती है वो एनुअली होती है। एक और रिजीम है एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये क्या करता है? जो जितने भी अनमेरिड एरियल व्हीकल्स टेक्नोलॉजी है और जो मिसाइल्स हैं, तो उनके ट्रेड को भी ये रेगुलेट करता है, और इंडिया इसका भी मेंबर है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है, एमटीसीआर का मेंबर है, वासेनार अरेंजमेंट का मेंबर है, बट एनएसजी का अभी तक मेंबरशिप नहीं मिली हमें। तो यूपीएससी इस पर फैक्ट पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे।
हमारे अगले यूनिट स्मार्ट प्रोग्राम को लेकर है। ये स्मार्ट प्रोग्राम किसका है? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का प्रोग्राम है। स्मार्ट का मतलब है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीम आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो ये जो स्मार्ट है इसका मेन काम ये है कि ये जितने भी आयुर्वेदा से रिलेटेड जो रिसर्च है कि कैसे बीमारियों में आयुर्वेदा और अच्छा रोल निभा सकता है, या फिर जो प्रोफेशनल्स होते हैं आयुष के, उनको और कैसे ट्रेन किया जाए, और कैसे उन्हें एडवांस किया जाए, तो इस प्रोग्राम से थ्रू ये ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाएगा। अब इसे लॉन्च किसने किया है? इसे नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ये है कि साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना थ्रू आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। तो कुछ बीमारियां होंगी, उनमें आयुर्वेदा का क्या रोल हो सकता है, आयुर्वेदा का रोल कैसे और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल्स होंगे आयुर्वेदा के उन्हें कैसे और इनहेंस किया जा सकता है और एडवांस किया जा सकता है, इसमें और कैसे रिसर्च बढ़ाई जा सकती है। तो इस पूरे प्रोग्राम में ये एक्टिविटीज होंगी। तो ये छोटी सी न्यूज है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट प्रोग्राम किससे रिलेटेड है। यूपीएससी डायरेक्टली ये फैक्ट पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारे अगले न्यूज सेम इनिशिएटिव को लेकर है। सेम इनिशिएटिव क्या है? ये एक टाइप की श्रिम्प फार्मिंग इनिशिएटिव है, सस्टेनेबल श्रिम्प फार्मिंग इनिशिएटिव है, ताकि जो हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उन्हें रिस्टोर किया जा सके। और ये कहां पर होगा? ये सुंदरबंस में ये इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो सेम इनिशिएटिव का मतलब क्या है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। सेम ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। ये कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव है, ताकि जो श्रिम्प कल्टीवेशन है उसमें सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखा जा सके। ये एनजीओ के द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, जिसमें नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी न्यूज और ग्लोबल नेचर फंड जेएनएफ और बांग्लादेश एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी बीएडीएस, ये एनजीओ इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस इनिशिएटिव में होगा क्या कि जो श्रिम्प का कल्टीवेशन होगा वो वेस्ट बंगाल के 30 हेक्टेयर्स में होगा। साथ ही साथ ये मैंग्रोव को रिस्टोर भी करेंगे। श्रिम्प कल्टीवेशन क्या होता है? ये एक टाइप का एक्वाकल्चर होता है, जिसमें मरीन में या फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में श्रिम्प या प्रॉन्स को की फार्मिंग की जाती है। इसके लिए लगभग 15,000 से 20,000 हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बट हमें श्रिम्प के साथ साथ हमारे मैंग्रोव रिस्टोरेशन के ऊपर भी ध्यान रखना हो, क्योंकि मैंग्रोव हमारे इकोसिस्टम के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब सुनामी आती है तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं वो सुनामी के इम्पैक्ट को भी कम कर सकते हैं। और जो हमारा एक्सेस CO2 जो हम एमिट कर रहे हैं उसको भी सिक्वेस्ट्रेशन करने में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है काफी अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे मैंग्रोव को जितना हो सके कंजर्व करना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारे अगेनस्ट K9 वज्रस को लेकर है। अब आप ये देख पा रहे हो जो K9 वज्र होवित्जर है ये। अब ये न्यूज में इसलिए क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया ताकि ऐसे 100 होवित्जर जो है हम प्रोक्योर कर सके। और इस K9 वज्र को बनाया किसने है? इसे LNT ने बनाया है, बट जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है वो साउथ कोरिया से हुई है। आप K9 वज्रस के बारे में जान लेते हैं। तो जो K9 वज्र है ये सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है, जो कि साउथ कोरिया की जो K9 थंडर है उस पर ये बेस्ड है। ये लॉन्ग रेंज में हाई फायर के लिए काम आती है। साथ ही साथ ये इंडियन स्टैंडर्ड को भी मैच करती है कि इंडियन सिचुएशन में ये और ज्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकती है, क्योंकि K9 जो है वो साउथ कोरिया के सिचुएशन को ध्यान रखते हुए बनाई गई है। बट जो K9 वज्र है वो इंडिया के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं। इसमें ऑल वेडेड स्टील आर्मर प्रोटेक्शन मटेरियल यूज किया गया है। और जो K9 गन है वो बाय ग्लोबल प्रोग्राम के तहत आई है। जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है DPP, उसमें बाय ग्लोबल प्रोग्राम है। उसमें फॉरेन कंपनीज जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं और इंडियन कंपनी के साथ में पार्टिसिपेट करती हैं। साउथ कोरिया में से हावा टेक्विन इसे प्रोड्यूस करती है और LNT के साथ ये टेक्नोलॉजी पार्टनर है। फर्स्ट जो 10 गन्स थी वो साउथ कोरिया से इंपोर्ट की गई थी, जिसको असेंबल इंडिया में किया गया था। बाकी जो 90 गन्स हैं वो लार्जली इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी। तो ये K9 वज्र के बारे में है, यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। विद रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट इज पब्लिक लेजर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट which no single user can control. Second है the structure and design of the blockchain are such that all the data in it are about cryptocurrency only. Third है application that deemed on the basic feature of blockchain can develop without anybody's permission. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगर आप पहले स्टेटमेंट को देखोगे कि ये पब्लिक लेजर है तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये पब्लिक लेजर है जिसे कोई भी देख सकता है, बट इसके कोई एक सिंगल यूजर कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये बहुत डिसेंट्रलाइज होता है, हर यूजर के पास में इसका एक्सेस होता है, वो देख सकता है कि कौन इसमें क्या चेंजेस हो रहा है, तो पर वो एक ही सिंगल व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अब इसका जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है क्या सिर्फ ये क्रिप्टो करेंसी के लिए यूज हो रहा है? एक तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जिसमें ओनली यूज हुआ है। तो बेसिकली जब जनरली हम यूपीएससी पुलिस से मानते हैं जब अब कोई एक्सट्रीम वर्ड यूज किया जाता है जैसे ओनली, तब जाके हम उसको जनरली गलत ही मानते हैं। पर फिर भी अगर आप देखोगे तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज क्रिप्टो करेंसी जैसी अन्य करेंसी भी करती हैं, बट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक बड़ी टेक्नोलॉजी जिसका बहुत ज्यादा यूज है।
इंडिया भी इसको लेके रिसर्च कर रहा है कि हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लैंड रिकॉर्ड में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कि जो लैंड रिकॉर्ड है उससे अब ब्लॉक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक डेटाबेस क्रिएट किया जा सके। जिससे ये पता चल जाए कि कौन-सा लैंड किसको बिलॉन्ग कर रहा है, किसके पास इसकी ओनरशिप है, कहाँ पे लीज़ है, ताकि जितने लैंड डिस्प्यूट्स हैं उन्हें कम किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, एप्लीकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द बेसिक फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन कैन बी डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। सही है। अभी ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए अभी आपको किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, 1 एंड 3। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी और करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।